हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे। पिछले क्लास में ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ चुके हैं, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कंपाउंड प्लेट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड नॉर्मल शिफ्ट। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आज हम लोगों को पढ़ना है। अबाउट क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? देखो बच्चों, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयरर मीडियम। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। हमारे पास दो मीडियम है, मान लीजिए ये रेयरर डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब कोई लिक्विड है ये, और यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है, सपोज आर है, सॉरी एयर है। ये हमारा नॉर्मल हो गया यहाँ पर। और आपको पता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस and this angle is known as angle of refraction. आपको मालूम है साइन ऑफ आई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। इसको आप लिख सकते हैं 1/a म्यू एल बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये हम बोलते हैं since by the principle of reversibility, ये आप पढ़े हुए हैं। क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है बच्चों? 1/a म्यू एल इज इक्वल टू एल म्यू ए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऐसे हम लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इंक्रीज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आते हैं, थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। और बढ़ते बढ़ते क्या है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो सकता है। मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ, आप लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction is 90 degree in rarer medium, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रे कहाँ से निकल रही है भाई, रे हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जा रहा है। अब यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को और आप बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्या किए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और आप बढ़ाते हैं, देन व्हाट विल हैपन? एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए थोड़ा और बढ़ गया, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, दैट इज, यहाँ पर आप लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से भी अधिक हो गया। देन व्हाट विल हैपन? द रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्टेड इन इट्स ओन मीडियम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे, ये पूरा लिख लीजिए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लिख रहे हैं क्या? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस when the angle of incidence
when angle of incidence exceeds, when the angle of incidence in denser medium exceeds the critical angle, the ray of light is reflected in its own medium, अपने ही मीडियम में वापस आ गया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो गया तो द रे ऑफ लाइट क्या है, अपने ही मीडियम में वापस आ गया। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, इसको ये जो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा हम एक एक्टिविटी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं, आप ग्लास दिया हुआ है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब ये देखो वाटर है, तो वाटर डेंसर मीडियम हो गया और उसके ऊपर एयर है और एयर मीडियम है। यहाँ पर इस फिनोमिनन को आप देख सकते हैं कि जब रे हम डाल रहे हैं, जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि रे अपने ही मीडियम में वापस लौटते हुए, द रे ऑफ लाइट is reflected in its own medium. You can see here the ray of light is reflecting in its own medium. So this phenomenon of light is known as total internal reflection. फैन चल रहा है, इस पानी हिल रहा है, इसलिए जो रे है, रे भी हिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा, यानी रे सीधा ऊपर की ओर जा रही है। तो ये ऊपर की ओर नहीं दिख रहा है। ऊपर की ओर क्यों नहीं दिख रहा है बच्चों? क्योंकि ऊपर की ओर यहाँ पर लाइट को आप नहीं देख सकते हैं, लाइट की वजह से किसी पार्टिकल को आप देखते हैं। तो यहाँ ऊपर डस्ट पार्टिकल तो है नहीं, इसको यदि आप देखें तो बिल्कुल ये जो हमारा छत है, छत के ऊपर ये दिखाई दे रहा है, फ्लोर पर ये दिखाई दे रहा है रे। इसका मतलब जब हम रे डाल रहे हैं तो सीधा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। उनसे रेयर मीडियम में आप जा रही है तो जैसे ही रे सरफेस पर पड़ती है, देखिए रे बेंड हो गई है। तो बेंडिंग भी आप देख रहे हैं, रे जैसे ही रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, क्या होगी बच्चों, ये रे बेंड हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग। क्यों? रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है। तो ये थोड़ा सा हम एक छोटी सी एक्टिविटी से हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश किए हुए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस देखिए, क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एप्लीकेशंस देख लीजिए। हमारे पास एक एनसीईआरटी में कुछ फिगर बने हुए हैं, एनसीईआरटी से ही हम देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर 9.5 में, हमको एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है। देखो बच्चों, दिस ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है और इसको हम यहाँ बनाते हैं। एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर रे ऑफ लाइट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए बी, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए बी, यहाँ रो है, एरो बना हुआ है। अब देखो यहाँ से जब रे ट्रेवल कर रही है, आपको मालूम है यहाँ इंसिडेंट हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री, ये दिया हुआ है, ऐसा प्रिज्म बना हुआ है। अब सुनो, देखो बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री तो ये कितना होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। एंड यहाँ पर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। अब देखो ये यहाँ पर यदि ग्लास होता है हमारा, सपोज यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, व्हाट इज दिस ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1.5, ये दिया हुआ है। ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, 1.5 है। तो क्रिटिकल एंगल, अभी ये फार्मूला पढ़े हैं, साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/म्यू, अभी आप देखे हैं, जस्ट इसके पहले हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1.5, तो 1/3/2, तो दैट इज 2/3 हो जाएगा। 3/2 को 3/2 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे,
तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको सॉल्व कर दिए तो 0.6667 आप कर सकते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू, आप नेचुरल साइन में इसका वैल्यू आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 41 डिग्री, 41.8 डिग्री, 41.8 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर 41.8 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक है। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल देन देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन के सारे रूल फॉलो होते हैं। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 45 डिग्री हो गया। अब इस रे के लिए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट बी आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट बी बन रहा है। सिमिलरली इसका ये ऐसे बना, ये ऐसे हो गया, ये पॉइंट ए आ गया मेरा, ये पॉइंट ए आ गया। तो इसका इमेज कैसा बना, ये इसका इमेज यहाँ पर इस ढंग से बन रहा है, इसका इमेज यहाँ पर इस ढंग से बन रहा है, ये इमेज हो गया। तो ए बी का इमेज ये ए डैश बी डैश हुआ ग्लास स्लैब से। लेकिन देखो बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ था ठीक इसी ढंग से और अधिकांश लड़के गलत किए थे। उसमें क्वेश्चन क्या था बच्चों, वहाँ पर क्वेश्चन था वो ग्लास न हो करके यहाँ पर वाटर दिया हुआ था। व्हाट इज दिस, दिस इज वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया था म्यू इक्वल टू 4/3। और क्वेश्चन सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब क्या होगा उस केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा भाई, देखो यहाँ से जो रे चल रही है ये तो 90 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी 45 डिग्री हो गया। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल के लिए आपको मालूम है साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/μ। तो साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू म्यू के लिए हम 4/3 लिख रहे हैं, 4/3। तो दैट इज जब 4/3 लिखेंगे तो 3 ऊपर चला गया, 4 हो गया, तो 0.75। तो आई सी इज इक्वल टू वाट। अब इसको आप देखिए नेचुरल साइन में इसकी वैल्यू आप देखिएगा तो 48 डिग्री इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 48.5, 48.59 डिग्री, इतने इसकी वैल्यू इतनी आ गई 48.5 डिग्री, ये हो गया। तो क्रिटिकल एंगल 48.5 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस केवल 45 है, सॉरी क्रिटिकल एंगल 48.59 है और क्रिटिकल एंगल 48.59 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस केवल 45 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा तब, केवल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ा बेंड हो गई, नॉर्मल से थोड़ी दूर हो गई। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया बी। इस केस के लिए ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये हो गया, इसका ये इमेज हो गया। अब देखिए यदि ये आप ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर जो मटेरियल ग्लास था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था और यहाँ वाटर था जिसका रिफ्रैक्टिव पॉइंट 4/3 है, दोनों केस में इमेज क्या हो गए, दोनों केस में इमेज अलग अलग हो गए। तो बच्चों इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना है और हम जैसा आप बताएगा। ओके ना, कुछ और भी हम क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों एक और देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी क्या ही ये दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसको आपको जानना चाहिए। देखो उसी प्रिज्म को थोड़ा सा हम इस ढंग से रखे हुए हैं, सपोज ये प्रिज्म है, इसको इस ढंग से रख दिए और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इसको इस ढंग से रखा हुआ है कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। इस फिगर को थोड़ा और हम बड़ा बना रहे हैं।
फिगर को और बड़ा बना दे रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ये ए बी है, इसका हमको इमेज जानना है। अब इसका इमेज हम कैसे जानेंगे बच्चों? इमेज जानने के लिए आप रे लीजिए, ग्लास है चूंकि, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा ही। यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सिचुएशन सेम है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। और इसके लिए ग्लास के केस में हम बताए थे म्यू इज इक्वल टू 3/2, तो क्रिटिकल एंगल कितना आया था? 41.8 डिग्री आ गया था। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इस केस में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो बी पॉइंट है ना, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा। ये बी के लिए हम जो आप रेड देख रहे हैं ना, ये बी पॉइंट है। और ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, ए पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये जो ए बी आप देख रहे थे, अब ए बी इस ढंग से हो गया, यानी इन्वर्टेड इमेज बन गया इसका। इसका जो इमेज बना, क्या बना बच्चों? इन्वर्टेड इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज बना। तो ए बी का कैसा इमेज बनता है? इस ढंग से इमेज बनेगा। तो बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। आखिर जो डायमंड है इतना ज़्यादा क्यों चमकता है, इतना चमकीला क्यों होता है? देखो बच्चों, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिक होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो जब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। हेंस क्रिटिकल एंगल इसका कितना होता है बच्चों? आपको मालूम है साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/μ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आई सी की वैल्यू आ जाती है, आई सी की वैल्यू आती है 24.4 डिग्री। क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री। तो इसका मतलब यदि कोई भी रे जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.4 डिग्री से अधिक हो तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो डायमंड की हम कटिंग इस ढंग से करते हैं कि उसके हर एक फेस पर रे 44.4 डिग्री पर ही इंसिडेंट हो रिफ्लेक्शन के बाद। यहाँ इंटर कर रहे हैं, जैसे कोई डायमंड यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए कोई डायमंड का पीस है और यहाँ पर जो रे, यहाँ पर रे तो इंटर कर गई, रे इंटर करने के बाद यहाँ पर कटिंग इसका इस ढंग से बनाया जाता है कि ये रे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा 24.4 डिग्री से अधिक हो। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर भी इस ढंग से कटिंग किया जाता है कि ये यहाँ पर जो रे इंसिडेंट कर रहा है उसके लिए 24.4 डिग्री से ज़्यादा हो, यहाँ भी 24.4 डिग्री से ज़्यादा हो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और रे अप्लाइड उसी में ट्रैप हो जाएगी और डायमंड बहुत ज़्यादा चमकीला हमको दिखाई देगा। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों, मिराज। मिराज का नाम आप सुने होंगे, मिराज ना। मिराज क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या होता है? मृग मरीचिका मतलब डेजर्ट प्लेसेस पर ये मृग को, डियर को ऐसा लगता है कि पानी है, दूर पर क्या लगता है? दूर में उसको पानी दिखाई देता है, जबकि पानी वहाँ रहता नहीं है। तो पानी का वाटर का इल्यूजन क्यों होता है? पानी क्यों दिखाई देता है? उसके पीछे देखो रीजन ये है। यहाँ पर मान लीजिए कि गर्मी के दिन में क्या होता है भाई? गर्मी के दिन में ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाते हैं। ये एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होकर के, हॉट होकर के ऊपर चले गए। तो ये जो लेयर हो गया, ये हो गया हमारा डेंसर। ये डेंसर मीडियम की तरह व्यवहार करने लगा। और ये जो सरफेस है, सरफेस हमको कैसा व्यवहार करने लगा? ये रेयरर मीडियम की तरह काम करने लगा। रेयरर मीडियम की तरह ये काम कर रहा है। और सपोज यहाँ पर हमको कोई दिया हुआ है, कोई ट्री है यहाँ, सपोज ये ट्री दिया हुआ है आपको, ये ट्री दिया हुआ है।
तो जब रे, आपको पता है जैसे ही रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, क्योंकि कई लेयर्स होंगे उसके, जैसे ही रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, आप पढ़े हुए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रे अपने ही मीडियम में खुद चली जाएगी, देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको यदि आप प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर था वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखाई देता है, इन्वर्टेड दिखाई देता है, ये इन्वर्टेड दिखाई दिया, ये इन्वर्टेड दिखाई दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे तो यहीं से बेंड करना शुरू करती है ना, थोड़ा थोड़ा बेंड तो यहीं से होने लगती है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और ये जो टॉप है वो बॉटम पर दिखाई देने लगा। और ऐसा कब होता है? यदि पानी के सामने यदि आप खड़े होते हैं तो आपका इमेज कैसा बनता है? इन्वर्टेड इमेज बनता है, जस्ट लाइक प्लेन मिरर की वजह से जो होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो जो इन्वर्टेड इमेज बना, इसके वजह से डियर को लगता है कि वहाँ पर पानी है। तो इस बात को आप लिख लीजिए, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स यूजुअली in deserts on hot summer days. The objects such as a tree appears to be inverted, as if the tree is on the bank of a pond of a water. किनारे पर यदि है तो उसका इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो ये रहा, दिस वाज अबाउट द मिराज। और इसके ठीक अपोजिट में एक फिनोमिनन होता है जिसको कि बोलते हैं हम लूमिंग। लूमिंग क्या है ये आप देख लीजिए। थर्ड लूमिंग, थर्ड वन लूमिंग। लूमिंग क्या होता है भाई? देखो ये डेजर्ट प्लेसेस पर मिराज हो रहा है, और जितने भी कोल्ड रीजन हैं, जितने भी कोल्ड रीजन हैं, वहाँ पर जो फिनोमिनन होती है उसको हम बोलते हैं लूमिंग। और वहाँ पर क्या होता है, जो कोल्ड एरियाज है वहाँ पर जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस का जो भी पार्ट होता है, अर्थ के सरफेस का पार्ट, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो ये डेंसर मीडियम की तरह काम करने लगा। ये डेंसर मीडियम हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम। और मान लीजिए कि यहाँ पर सीप है, यहाँ पर कोई आप सीप देख रहे हैं, और जब यहाँ से रे चल रही है, आपको पता है रे जब चली डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम हो गया। जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पहुंचती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पहुंची, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो गई। तो अभी जो रे यहाँ पर था वो यहाँ पर न होकर के यहाँ पर दिखाई देने लगा। या ये भी कह सकते हैं कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गई तो देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर इसको कहाँ देख रहा है? ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो शिप था, मान लीजिए यहाँ पर जो शिप था, वो शिप ओ पॉइंट पर ना होकर के कहाँ पर हमको दिखाई देगा? इसको पीछे प्रोड्यूस करिए, ये ओ डैश पर दिखाई देगा। यानी अपना जो रियल डेप्थ है, जो रियल डेप्थ है उससे ऊपर दिखाई देने लगता है, रियल डेप्थ से ऊपर दिखाई देने लगता है। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट? ये ऑब्जर्वर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, या जो भी है, जिस पोजीशन में भी है ऑब्जर्वर है। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज लूमिंग। और देखो बच्चों, और भी कुछ फेनोमेनन हैं। द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब इसको सुन लीजिए। द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। देखो बच्चों, मान लो ये सन, ये है आपका अर्थ, ये अर्थ है, और ये इसका हॉरिजन है, और सन हमारा यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, एंड दिस इज एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ, दिस इज एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ से रे चल रहा है, ये हॉरिजन है, आप देख रहे हैं ये हॉरिजन है, यहाँ से रे चल रहा है यहाँ पर। देखो ये जब ये हॉरिजन है, तो जब
सन यहाँ पर दिखा आएगा तभी ना हम यहाँ पर देख पाएंगे। मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर है, जब हॉरिजन के ऊपर जब सन आता है तभी हम उसको देखने में सक्षम होते हैं। अभी तो हॉरिजन के नीचे है, अभी हमको इसको ये दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन रिफ्रैक्शन के वजह से क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन के वजह से जब सन यहाँ पर है, यहाँ से रे चली, और आपको पता है जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक गई। तो ये जो सन नहीं दिख रहा था उसका भी रे कहाँ पहुँच गई, या उसका भी रे ऑब्जर्वर को पहुँच गई, और ये हमको इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमको ये सन दिखाई देने लगता है। ये सन है ना, सन हमको दिखाई देने लगता है। तो एक्चुअल सनराइज से पहले हमको दिखाई देने लगा। सिमिलरली यहाँ पर और आगे बढ़ा दें, मान लीजिए सनसेट हो गया, सन हॉरिजन के नीचे चला गया सपोज, तो एक बार फिर आप देखिए यहाँ से रे आप देखेंगे, यहाँ से रे, ये हो गया रे हमारा, यहाँ से रे जा रही है, ये नॉर्मल हो गया। तो आपको पता है कि जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गया तो नॉर्मल की ओर झुक गया। तो सनसेट होने के बाद भी ये दिखाई देता रहा। इसको यदि पीछे प्रोड्यूस आप करेंगे तो यहाँ पर ये जो सन है यहाँ पर एस डैश पर दिखाई देगा। तो अब दोनों केस में देख रहे हैं, एक्चुअल सनराइज से पहले ही दिखाई देने लगता है सन, और सनसेट के बाद भी दिखाई देता है सन। तो इसका मतलब कि यदि एटमॉस्फेयर न रहे, अर्थ का एटमॉस्फेयर न हो, तो जो डे है, डे का ड्यूरेशन क्या होगा, डे का ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो डे का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो ये बच्चों रहा, ये लूमिंग हमने बता दिया, मिराज हमने बता दिया, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हमने बताया। अब एक थोड़ा न्यूमेरिकल्स जरा लिखिए, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। ये स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is given. देखो बच्चों, आपको एक टैंक दिया हुआ है, क्वेश्चन डिस्प्ले है, आप देखिए ये टैंक दिया हुआ है, और टैंक के बिल्कुल बॉटम पर एक बल्ब दिया हुआ है, और यहाँ 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब देखो यहाँ से रे, यदि मान लीजिए ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, आई इज इक्वल टू आई सी हो जाए, तब तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर $90 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये एरिया आपको निकालना है पूरा। मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट को हम M मान ले रहे हैं, कैपिटल M। तो हमको MA निकालना है। MA निकल जाएगा, MA को R मान लीजिए, R इज इक्वल टू MA, ये पता हो जाएगा तो हम एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो, अब हम MA कैसे निकालेंगे, MA निकालने के लिए ये एंगल IC है तो ये भी IC होगा। तो साइन ऑफ IC इज इक्वल टू, आपको मालूम है, MA निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, MA निकालने के लिए हमको चाहिए tan ऑफ IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस OM। तो यहाँ से आप MA निकाल सकेंगे। दिस इम्प्लाइज MA इज इक्वल टू OM tan ऑफ IC, ये हो गया MA इज इक्वल टू OM tan ऑफ IC। और MA के जगह पर हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो हमको OM दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। तो मेन हमारा पर्पज क्या निकालना है, tan ऑफ IC निकालना है। अब tan ऑफ IC निकालने के लिए आप क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको मालूम है साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ, वेरी क्लियर। तो साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ क्या है, 1.33। तो यहाँ से IC निकाल लीजिए, क्रिटिकल एंगल हमारा निकल गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्रिटिकल एंगल आ जाता है, सॉल्व करने के बाद 48.76 डिग्री, 48.76 नेचुरल साइन में आप वैल्यू देखेंगे तो इतना आ रहा है।
तो जब ये मालूम हो गया तो tan ऑफ IC भी मालूम हो जाएगा। tan ऑफ IC MA इज इक्वल टू OM 80 tan IC की जगह पर क्या लिखेंगे 48.76 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये R इज इक्वल टू MA की जगह पर क्या लिखिए 80। अब इसकी वैल्यू आप देखेंगे नेचुरल टेंजेंट में तो 48.76 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1.14। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.14। ये सेंटीमीटर हो गया क्योंकि हमारा ये 80 सेंटीमीटर है। तो R को आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है रेडियस की वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करने के बाद 91.2 सेंटीमीटर, 91.2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल सकते हैं हम, हेंस एरिया, हेंस ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुटअप करिए, पाई 3.14, आर की जगह पर 91.2 का होल स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस ढंग से बच्चों आप लिख लीजिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम आपको डिस्प्ले कर दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। ओके, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्प्लेड है, आप इसको देख लीजिए। ओके, थैंक यू।